ठीक, दोबारा से। जय हिंद, देवियों सज्जनों, मीडिया मैथ के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जो इस देश में एक नई हलचल शुरू हुई है, हम उस पर गंभीरतापूर्वक उसका विश्लेषण करेंगे और उसके लिए हमारे बीच में के माथुर साहब उपस्थित हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कॉर्पोरेट के जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं, बड़े ओहदों पे रहे हैं, अभी कनाडा में प्रवास कर रहे हैं और भारत आए हुए थे, तो मैंने उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनका विचार जानना चाहेंगे इन भावनाओं के साथ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी एक कोडिंग मुझे बचपन से याद है कि राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। क्या कनाडा में भी इस तरह की आपको समस्या सुनने और देखने को मिली है? ये कनाडा में भाषा को लेके कोई बात, वहाँ कई भाषाएं राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थित हैं। क्यूबेक जो फ्रेंच डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ फ्रेंच बोलते हैं लोग, इंडिया भी पढ़ते हैं और फ्रेंच भी पढ़ते हैं और सब कोई इस तरह का विवाद नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमने राष्ट्रभाषा का जिक्र तो करते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया, हिंदी को भी। हमारे संविधान में जो संविधान का अनुच्छेद 346 है, उसमें आधिकारिक भाषाएं बोली गई हैं, कही गई हैं, और वो 22 भाषाएं, उनमें से एक हिंदी भी है। तो हमारे राष्ट्रपिता का जो सपना था कि एक राष्ट्रभाषा को, जो देश को सांस्कृतिक तौर पे, राष्ट्रीय तौर पे बांध सके, तो भाषा जो है संपर्क सूत्र होती है, संचार का साधन होती है, आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान उसके माध्यम से होते हैं। तो एक राष्ट्रीय भाषा हो तो एकता और अखंडता की बात समझ में आती, लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ राजभाषा का जिक्र है। राजभाषा मतलब हिंदी को केंद्र में एक राजभाषा, सरकारी भाषा के रूप में उतारेंगे और साथ साथ में 15 साल आज़ादी के बाद से 15 साल तक ये अंग्रेजी का भी प्रावधान था, जो वो साथ साथ में एक सरकारी भाषा के तौर में है। लेकिन राष्ट्रभाषा जो संपूर्ण देश को स्वीकार, वो नहीं कहीं भी संविधान में उसका जिक्र हुआ। और यही वजह है कि आज हम हिंदी को उत्तर भारत में, मध्य भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। उसको हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि रीजनलिज्म, रीजनल नेता, जो रीजनल क्षत्रप है, वो इसको स्वीकारते नहीं। वो कहते हैं भाई ठीक है, आप हिंदी पढ़ते हो तो आप तमिल भी पढ़ो तो हम माने, हम हिंदी क्यों पढ़ें? तो उन्होंने वो त्रिभाषा पहले केंद्र में त्रिभाषा फार्मूला आया, उसको लेके उन्होंने कहा भाई आप एक अपने स्टेट की भाषा पढ़िए, एक दूसरी और भाषा किसी प्रदेश की पढ़िए, और राष्ट्रभाषा, उसमें ये त्रिभाषा फार्मूला हुआ। लेकिन वो चलने नहीं दिया। नेता लोग अपनी राजनीति चलाते हैं, अपने स्टेट में जो उनको सुविधा होती है कि मैं हम कैसे लोगों को बरगलाएं, कि भाषा के नाम पे विवाद खड़ा कर दें, आंदोलन कर दें, लूटपाट करें, मारपीट करें, जैसे इस समय महाराष्ट्र में हो रहा। तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन बस स्थिति यही है कि संविधान में कोई प्रावधान न होने की वजह से हम राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी को। मैं आपसे एक हो सकता है कि मुझे इसकी जानकारी कम हो,
संविधान के भाग 17 में 343 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में एक बहुत माइन्यूट आपने विश्लेषण किया है। एक राष्ट्रभाषा, दूसरा राजभाषा। बिल्कुल सही आपने कहा है कि राजभाषा के रूप में हिंदी काम करेगा और अभी अंग्रेजी काम करेगा, धीरे धीरे उसका स्थान हिंदी ले लेगा। मेरा चिंतन, मेरा सवाल आपसे एक लाइन का है कि हम आज़ादी के 75वां वर्ष मना लिए, बहुत ज़्यादा हमने ढोल पीट लिया, क्या आज भी हम अंग्रेजी के गुलाम हैं? अंग्रेजी के गुलाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो स्थिति है अभी ये है कि सारे आईएएस अफसर, बड़े-बड़े अधिकारी, ये सब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के आते हैं। अंग्रेजी का मोह इनका अभी भंग नहीं हुआ। इनको सुविधा होती है अंग्रेजी में नोट बनाने की, काम करने की, तो उस वजह से ये अंग्रेजी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी ही बात को दोहराता हूँ। क्या ये राजभाषा के रूप में ये जो हमारे नए आईएएस या पीसीएस का आपने चर्चा किया, जो ये आते हैं कॉम्पिटिट करके, अभी तो मैंने ये देखना शुरू किया कि हिंदी माध्यम से ज़्यादा लोग टॉप कर रहे हैं। तो क्या उनको हिंदी या राजभाषा के लिए हम बात नहीं कर सकते कि आप राजभाषा के रूप में काम करें? बात कर सकते हैं, लेकिन वहीं फिर बात आती है, ये देश जो है इतना बड़ा देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विविधता है। आप हिंदी में लिखेंगे, तमिलनाडु वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, असम वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में, बंगाल में, ये सब चीज़ें उठाते कि साहब हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। म तो इसलिए जब तक आप हिंदी को ऑफ़िशियली नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित नहीं करेंगे और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक इसको प्रोग्राम बनाएँगे कि हम इसको ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे और काम इसी भाषा में होगा, तभी ये समस्या हल होगी, नहीं तो वरना ये चलता रहेगा। मैं जीतता जाएगा और सारी रीजनल सेटअप जो है, वो अपने-अपने स्टेट में अपनी भाषाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे और हिंदी जो है मेरा बहुत सीधा-सा प्रश्न है कि हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में, अपने रीजनल क्षेत्रीय भाषा में बात करें, बट काम-काज की भाषा, जिसको राजभाषा का शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, काम-काज की भाषा अगर हिंदी हो जाए अंग्रेजी की जगह, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया था। लेकिन आज भी हम अंग्रेजी ही बोल रहे हैं और बल्कि मैं तो खुद कहना चाहूँगा कि एक नई भाषा आजकल आ गई है, इंग्लिश। न हिंदी है, न अंग्रेजी है, उनको मिला कर के एक नई भाषा इजाद हो गई, इंग्लिश। आप बड़े पत्रकार रहे हैं, आप ज़रा-सा इस बात पे हमारे गौर करें कि जापान है या चाइना है, ये अपनी ही भाषा में बात करेंगे चाहे कहीं भी जाएँ। जिनको दुभाषीय की ज़रूरत है, जिनको ट्रांसलेशन कराने की ज़रूरत है, आप उनकी भाषा सुनिए और उनका ट्रांसलेट करिए। तो क्या हम अपने अंदर इतनी राजनैतिक क्षमता नहीं आ सकती? क्यों ना हम अपनी भाषा को जो है रीच करें, मजबूत करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। नहीं, जो आप विचार प्रकट कर रहे हैं, इसको सिद्धांत रूप में स्थापित कर सकें। दिक्कत ये है कि कोई इसके बारे में सही ढंग से सोच नहीं रहा है और ये जो राजनीतिक रूप देके क्षेत्रीय भाषाओं का वर्चस्व और हिंदी भाषा का वर्चस्व कौन किस भाषा को थोप रहा है, किसके ऊपर थोप रहा है, जब तक ये धारणाएँ बदलेगी नहीं, क्लियर नहीं होगा और एक राष्ट्र का गौरव कि हमारी एक राष्ट्र की भाषा है, हम इसी में काम करेंगे, इसी में पढ़ेंगे। आजकल पढ़ाई भी तो आप अगर हायर स्टडीज़ करनी है साइंस में, गणित में, आपके हिंदी भाषा में उसमें पूरा
अवेलेबल नहीं है वो जो सब्जेक्ट मैटर चाहिए। तो दिक्कत ये है कि हमें पहले तो भाषा को आधुनिक रूप देके और फिर उसी ढंग से विकसित करना होगा कि जो हर क्षेत्र में आज चाइना में सारा साइंस, सारी मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें उनकी भाषा में पढ़ते हैं, तो वहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं, तो वो उनको नेशनल लैंग्वेज के रूप में उसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्वेंट में हिंदी पे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देगा, अंग्रेजी पढ़ेंगे बच्चे। सब बड़े-बड़े अधिकारी सम्राट घरों के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं। मानसिकता जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक ये दिमाग में अभी भी अंग्रेजी की सुपीरियरिटी कि वर्ल्ड में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और कंट्रीज कहती थी हमें जापान, चाइना, कोरिया, सबसे मैं वही बात कहना चाह रहा था, लेकिन हमारी तो जो है हम अपने किसी भी मातृभाषा का विरोध या बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो अंग्रेजी का विरोध करना चाहते हैं कि 200 वर्षों से उन्होंने हमारे हिंदी को रौंदा, तो क्या हम 200 वर्ष अंग्रेजी को नहीं रौंद सकते हैं? क्यों रौंद है? अंग्रेजी भी एक भाषा है और विश्व में स्वीकृत है। सब कॉमन कम्युनिकेशन वर्ल्ड में हो जाता है उस लैंग्वेज के थ्रू। तो हम सब उसको उसके विरोध में क्यों हैं? हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए। चाइना में आज प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चाइनीज को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो दुनिया में वो व्यापार हो चाहे सरकारी का में समस्याओं का आदान प्रदान हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। आज चाइना में कंपल्सरी हो गया है कि 10th क्लास तक आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पड़े। जी, अंग्रेजी की इससे जो छुटकारा मिलना इतनी मुश्किल है कि वर्ल्ड का सिनारियो आप देखिए। वर्ल्ड में अगर आपको अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है, तो आपको अंग्रेजी मालूम होनी चाहिए, पढ़ना, ठीक है? अंग्रेजी का आधिपत्य नहीं होना चाहिए हमारे हमारा हमारे देश में है क्या? अब ठीक आपने कहा कि सबके चाइना के राष्ट्रपति आएँगे, कोरिया के राष्ट्रपति आएँगे और किसी देश के राजा अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। देखिए, हम लोग शुरू में आप मोदी जी ने शायद ये शुरू किया है और कुछ और पहले नेताओं ने भी किया कि जाके हिंदी में बात करनी। लेकिन हमारे विदेश मंत्री तो अंग्रेजी में ही बोलते हैं जो है, क्यों नहीं अपनी हिंदी में बोलते? क्योंकि वो उस क्षेत्र से आए हुए हैं, जी, साउथ से, वो हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं है, वो अंग्रेजी में है कंफर्टेबल। तो जब तक एक मेरा सिर्फ इतना कहना है कि केंद्र में एक बार सारे राज्यों की ये पहले ये सामूहिक निर्णय होना चाहिए कि भाई हम तुम्हारी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी लैंग्वेज को ही हम आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करो। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि क्या कोई भी मराठी हिंदी भाषी को मजबूर कर सकता है कि आप मराठी बोलिए? नहीं, ये तो कोई दादागिरी है, दबंगई है, तो आपने पहले वर्ड किया, वो मैं यूँ कोई भी इम्पोज़ नहीं कर सकते आप। आप ठीक है, उससे आग्रह कर सकते हैं कि भाई यहाँ रह रहे हो, हम मराठी भी सीखो, क्योंकि तीसरा एक अलग चीज़ है और बोलना कि हमारा है, हम आपस में हम ये थोड़े कि हम दुकान पे जाएँगे, हम उससे किसी फ्रेंच में बात करने लगेंगे और सामान लेके हम जो भाषा वो समझता होगा उसी भाषा को बोलेंगे। तो ये जो है ये कि थोपना कि नहीं आपको तो मराठी में ही बोलना है, जी, ये गलत। मैं इस सिलसिले में आपको एक इस तरह की रिजिड एटीट्यूड की का उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार मैं तमिलनाडु में एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो वेटर मुकद्दर का सिकंदर गाना गाते हुए सिकंदर का मुकद्दर, मुकद्दर का सिकंदर कहता हुआ आ रहा था। तो हमने कहा भई ज़रा 2 चाय। मैं हिंदी नहीं समझता, मैं हिंदी गा रहा है हिंदी का गाना, मैं चाय समझ रहा है और ये बोल भी रहा है कि मैं हिंदी नहीं समझता। लेकिन उसका एटीट्यूड है कि आप उसको कहिए कि साहब चाहे तमिल में हम बोलें या अंग्रेजी में बोलें, तो लेके आओ, आएगा। लेकिन मैं इसी एटीट्यूड के खिलाफ, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं, आप हैं, वो तमिल में बोलिए, आप बंगाली में बोलिए, आप मराठी में बोलिए। आप
इस लैंग्वेज में सहज है और जिसको आप समझ सकते, उस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाने के लिए आप 10 तरीके हैं, 10 तरीके से आप उसको बता सकते हैं। लेकिन ये कि आपको मराठी भी बोलना है, ये नहीं, ये गलत। भाषा को लेकर के मेरा मानना है पूरे दुनिया में संकेतात्मक भाषा का यूज करके हम बहुत काम कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज जी, अब अभी आपने जो बात कही कि उसने कहा कि हम हिंदी नहीं जानते, तो इसका मतलब वो हिंदी बोल रहा है, वो कह रहा है हिंदी नहीं जानता? ये नहीं, तो ऐसी है, ये तो मैं गलत मानता। मैं इस मामले में अमिताभ बच्चन की तारीफ करता हूँ कि भाई जितने आज हमारे मुकद्दर का सिंह आपने नाम लिया, तो मतलब हमारी जितनी फिल्में हिंदी मीडियम में बन रही है, जिनको कि अमिताभ बच्चन जी ने ज़्यादातर हिंदी फिल्में करी हैं और पूरे साउथ क्या पूरे वर्ल्ड में अमिताभ बच्चन की प्रेम है, तो मतलब हिंदी को मजबूत करने में अमिताभ बच्चन जी या फिल्म इंडस्ट्रीज का ज़्यादा हाथ है। है? आप क्या कहते हैं? राज कपूर की फिल्म मेरा जूता है जापानी, मैं रक्षा में गया, वहाँ लोग गुनगुना रहे हूँ, मैं आवारा हूँ और जूता है जापानी, और ये सब, तो ये फ़िल्मों का रोल, फ़िल्म भी एक बड़ा सशक्त माध्यम है। इसके ज़रिए भी हिंदी का और नेशनल, मैं तो कहता हूँ कि पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्र का नेतृत्व जो है, वो डिसाइड करे कि हमें एक नेशनल लैंग्वेज बनानी। जी, हम इस चैनल के माध्यम से आदरणीय माथुर साहब की बात शासन सत्ता तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक हमारे देश की राष्ट्रभाषा जल्द से जल्द घोषित हो, ताकि हमारा राष्ट्र और प्रगति कर सके। धन्यवाद। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा का मेरुदंड हो, रीढ़ हो, अगर राष्ट्रभाषा नहीं है, तो राष्ट्र हमारी समझ में तो अपंग है। जी जी। तो कितनी है, ये बात आपने जो आज सवाल उठाया है, ये ना महत्वपूर्ण है, और इसपे हमारे राष्ट्र के कर्ता धर्ताओं को, जो नायक हैं, उन लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब। अब एक पर्सनल जल्दी से क्वेश्चन कर लूँ, हो सकता है कि लोग आपको और सुनना चाहें। अभी आप भारत में कब तक आपका प्रवास है? कि 2 मिनट ओह! तब तो बहुत-बहुत सौभाग्य। आपको मैं पूरा आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद।